नमस्ते। हम आज एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो समय की गहराइयों में खोई फिर भी इतिहास के पन्नों पर अमर है। ये कहानी है चंद्रगुप्त मौर्य की, एक साधारण बालक की, जिसने न केवल एक साम्राज्य की नींव रखी बल्कि भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गाथा है जो साहस, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का प्रतीक बनी। आइए इस यात्रा को शुरू करते हैं उस समय से जब चंद्रगुप्त का नाम कोई नहीं जानता था। हमारा कथानक शुरू होता है 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, मगध के आसपास के क्षेत्र में। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बंटा हुआ था। मगध, जो आज का बिहार है, उस समय एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन वहां नंद वंश का शासन था। नंद राजा धनानंद अपनी क्रूरता और लालच के लिए कुख्यात थे। उनके शासन में जनता त्रस्त थी और चारों ओर अशांति का माहौल था। लेकिन इस अंधेरे समय में एक नन्हा सितारा चमकने की तैयारी कर रहा था। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह एक वैश्य परिवार से था, तो कुछ का मानना है कि वह किसी निम्न वर्ग से संबंधित था। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार चंद्रगुप्त का संबंध मौर्यों से था, एक समुदाय जो मोर पालने के लिए जाना जाता था, इसीलिए उन्हें मौर्य कहा गया। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह निश्चित है कि चंद्रगुप्त का बचपन साधारण था और उनके पास कोई विशेषाधिकार नहीं थे। छोटी उम्र में ही चंद्रगुप्त ने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया। कहा जाता है कि उनके माता पिता का देहांत जल्दी हो गया था और वो अपने रिश्तेदारों के भरोसे पले। लेकिन इस कठिन परिस्थिति ने उनके भीतर एक आग जलाई। वो एक साधारण बालक नहीं थे। उनकी आंखों में सपने थे और उनके दिल में कुछ बड़ा करने की चाहत। उनके गांव के लोग उनकी तेज बुद्धि और नेतृत्व क्षमता की कहानियां सुनाते थे। वो अपने दोस्तों के बीच खेलों में हमेशा आगे रहता और उसकी योजनाएं हमेशा अनोखी होती थी। एक दिन चंद्रगुप्त की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। ये वो समय था जब वो एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिले जिसे इतिहास चाणक्य के नाम से जानता है। चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ब्राह्मण विद्वान थे जिनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच उस समय बेजोड़ थी। लेकिन चाणक्य का जीवन भी आसान नहीं था। धनानंद ने उनका अपमान किया था और चाणक्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। कहा जाता है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक जंगल में देखा जहां वह अपने दोस्तों के साथ एक खेल खेल रहा था। चंद्रगुप्त राजा की भूमिका में था और जिस तरह वो अपने साथियों को आदेश दे रहा था, उसमें एक असाधारण आत्मविश्वास झलक रहा था। चाणक्य ने उस बालक की आंखों में एक चमक देखी। उन्होंने सोचा, यही वो व्यक्ति है जो मेरे सपने को साकार कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से बात की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए, जो उस समय विद्या और रणनीति का केंद्र था। तक्षशिला में चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण शुरू हुआ। चाणक्य ने उन्हें युद्ध कला, राजनीति, अर्थशास्त्र और दर्शन का गहन ज्ञान दिया। चंद्रगुप्त दिन रात मेहनत करते। वो जानते थे कि यह प्रशिक्षण केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि एक साम्राज्य की नींव रखने की तैयारी थी। चाणक्य ने उन्हें सिखाया कि शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति में भी होती है। इस दौरान चंद्रगुप्त ने यूनानी सैन्य रणनीतियों का भी अध्ययन किया, क्योंकि उस समय सिकंदर के सेनापति भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अपनी सत्ता जमा रहे थे। लेकिन चंद्रगुप्त का मन हमेशा मगध की ओर था। वो जानते थे कि नंद वंश को हराना आसान नहीं होगा। धनानंद की सेना विशाल थी और उसका खजाना अथाह। फिर भी चंद्रगुप्त के भीतर डर नहीं, बल्कि एक अटूट विश्वास था। चाणक्य ने उन्हें बताया कि कोई भी साम्राज्य अजेय नहीं होता। अगर उसकी कमजोरियां ढूंढ ली जाएं, तो सबसे मजबूत किला भी ढह सकता है। इस तरह एक साधारण बालक, जिसके पास न तो धन था, न ही सेना,
एक महान सपने की ओर बढ़ रहा था। चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी अब तैयार थी, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। आगे की राह कांटों से भरी थी। नंद वंश का सामना करने के लिए उन्हें न केवल साहस बल्कि धैर्य और चतुराई की भी जरूरत थी। तक्षशिला की कठिन शिक्षा और चाणक्य की रणनीतिक बुद्धिमत्ता ने चंद्रगुप्त को एक योद्धा और रणनीतिकार में बदल दिया था। लेकिन सपने को सच करने के लिए केवल ज्ञान और साहस काफी नहीं थे। उनके सामने नंद वंश की विशाल सेना थी, जिसका सामना करने के लिए न तो उनके पास पर्याप्त सैनिक थे, न ही संसाधन। फिर भी चंद्रगुप्त और चाणक्य ने हार नहीं मानी। तक्षशिला में प्रशिक्षण पूरा करने के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध पर विजय की योजना बनानी शुरू की। चाणक्य जानते थे कि नंद वंश की ताकत उनकी सेना और धन में थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी धनानंद की अलोकप्रियता। जनता उससे त्रस्त थी और कई छोटे छोटे राजा और गणराज्य भी नंद शासन से असंतुष्ट थे। चाणक्य ने इसे अवसर के रूप में देखा। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि युद्ध केवल मैदान में नहीं जीता जाता, बल्कि लोगों के दिलों में भी जीत हासिल करनी पड़ती है। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में अपनी पहली रणनीति बनाई, छोटे छोटे विद्रोही समूहों और असंतुष्ट राज्यों को एकजुट करना। इसके लिए उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के उन क्षेत्रों का रुख किया जो सिकंदर के आक्रमण के बाद अस्थिर हो चुके थे। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापतियों ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनकी सत्ता कमजोर थी। चंद्रगुप्त ने इन क्षेत्रों में स्थानीय जनजातियों जैसे कि क्षत्रियों, योद्धेयों और मालवों से संपर्क साधा। चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी वाक्पटुता और नेतृत्व क्षमता। वो केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जो लोगों को प्रेरित कर सकते थे। जब वो किसी जनजाति के सामने बोलते तो उनकी आवाज में एक जुनून होता जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता। उन्होंने लोगों को बताया कि नंद शासन केवल एक अत्याचारी राजा का प्रतीक नहीं, बल्कि उनकी स्वतंत्रता पर हमला है। धीरे धीरे कई जनजातियां और छोटे छोटे राजा उनके साथ जुड़ने लगे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। चंद्रगुप्त और उनकी छोटी सी सेना को कई बार हार का सामना करना पड़ा। एक बार जब उन्होंने नंद सेना के एक छोटे दस्ते पर हमला किया तो उनकी अपर्याप्त तैयारी के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस हार ने चंद्रगुप्त को निराश किया, लेकिन चाणक्य ने उन्हें हौसला दिया। चाणक्य ने एक कहानी सुनाई, एक लोमड़ी की जो बार बार शेर से हारती थी, लेकिन हर हार से उसने कुछ सीखा और अंत में शेर को परास्त कर दिया। चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, हर हार तुम्हें मजबूत बनाती है, बशर्ते तुम उससे सीखो। इस हार से चंद्रगुप्त ने एक महत्वपूर्ण सबक लिया। उन्होंने समझा कि नंद वंश को सीधे टक्कर देने से पहले उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी। चाणक्य ने एक नई रणनीति बनाई, नंद साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों पर कब्जा करना। ये क्षेत्र मगध से दूर थे और वहां नंद सेना की पकड़ कमजोर थी। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे कस्बों और गांवों पर हमला शुरू किया। उनकी रणनीति थी, तेजी से हमला करो, कब्जा करो और आगे बढ़ो। इस तरह उन्होंने न केवल संसाधन जुटाए, बल्कि अपनी सेना को भी बढ़ाया। इसी दौरान चंद्रगुप्त को एक अप्रत्याशित सहयोगी मिला, पर्वतक, एक स्थानीय राजा जो ने हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य संभालता था। पर्वतक ने चंद्रगुप्त की बहादुरी और चाणक्य की बुद्धिमत्ता की कहानियां सुनी थी। उसने चंद्रगुप्त के साथ गठबंधन किया और अपनी सेना को उनके साथ मिला दिया। ये गठबंधन चंद्रगुप्त के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी, क्योंकि अब उनकी सेना पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। लेकिन चाणक्य जानते थे कि ये केवल शुरुआत है। नंद वंश को हराने के लिए उन्हें एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो धनानंद को पूरी तरह से घुटनों पर ला दे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताया कि नंद साम्राज्य की असली ताकत
उसकी राजधानी पाटलिपुत्र में है। अगर वे पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लें तो नंद वंश का अंत निश्चित है। लेकिन पाटलिपुत्र तक पहुंचना आसान नहीं था। ये एक किला था जिसकी रक्षा हजारों सैनिक करते थे। चाणक्य ने एक साहसिक योजना बनाई। उन्होंने चंद्रगुप्त को सुझाव दिया कि वे पहले नंद साम्राज्य के सहयोगी राज्यों को कमजोर करें। इसके लिए चाणक्य ने गुप्तचरों का एक जाल बिछाया। ये गुप्तचर नंद सेना के अधिकारियों के बीच अविश्वास और भ्रम फैलाने लगे। साथ ही चाणक्य ने अफवाहें फैलाई कि धनानंद अपनी सेना को धोखा देने वाला है। इससे नंद सेना में असंतोष बढ़ने लगा। इस बीच चंद्रगुप्त अपनी सेना को और मजबूत करने में जुटे थे। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से नए हथियार बनवाए और अपनी सेना को छापामार युद्ध की तकनीकों में प्रशिक्षित किया। उनकी सेना अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित और अनुशासित थी। चंद्रगुप्त जानते थे कि अब समय आ गया है। उन्हें नंद वंश के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी करनी होगी। लेकिन क्या चंद्रगुप्त और चाणक्य की ये जोड़ी इतनी विशाल चुनौती को पार कर पाएगी? क्या उनकी छोटी सी सेना नंद वंश की ताकत के सामने टिक पाएगी? एक साधारण बालक जो कभी अपने गांव के खेलों में राजा की भूमिका निभाता था, अब एक सच्चे योद्धा और रणनीतिकार के रूप में उभर चुका था। चाणक्य की बुद्धिमत्ता और चंद्रगुप्त की नन्ही सी सेना ने नंद साम्राज्य के बाहरी क्षेत्रों में अपनी ताकत दिखा दी थी। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। पाटलिपुत्र, नंद वंश का अभेद्य गढ़, ये वो स्थान था जहां धनानंद अपनी विशाल सेना और अथाह धन के साथ राज करता था। चंद्रगुप्त और चाणक्य अब पूरी तरह से नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थे। लेकिन पाटलिपुत्र पर सीधा हमला करना आत्मघाती होता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से जीता जाता है। उनकी रणनीति थी नंद साम्राज्य को भीतर से कमजोर करना। इसके लिए चाणक्य ने अपने गुप्तचरों को और सक्रिय किया। ये गुप्तचर पाटलिपुत्र के बाजारों, महलों और सेना के शिविरों में फैल गए। उनकी जिम्मेदारी थी धनानंद के विश्वास पात्रों के बीच अविश्वास पैदा करना और जनता में विद्रोह की भावना को हवा देना। चाणक्य की एक खास रणनीति थी धनानंद के खजाने को कमजोर करना। नंद वंश की ताकत उसका अथाह धन था, जिससे वो अपनी सेना को वेतन देता था और सहयोगी राज्यों को अपने साथ जोड़े रखता था। चाणक्य ने गुप्त रूप से व्यापारियों और स्थानीय सरदारों को प्रभावित किया ताकि वे नंद वंश को कर देना बंद कर दें। साथ ही उन्होंने नंद सेना के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत देकर उनके साथ विश्वासघात करवाया। धीरे धीरे धनानंद का खजाना खाली होने लगा और उसकी सेना में असंतोष बढ़ने लगा। इस बीच चंद्रगुप्त अपनी सेना को और मजबूत करने में जुटे थे। पर्वतक और अन्य सहयोगी राजाओं की मदद से उनकी सेना अब पहले से कहीं ज्यादा संगठित थी। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा बाहरी क्षेत्रों में छोटे छोटे हमले करता रहा ताकि नंद सेना का ध्यान बंटा रहे। दूसरा हिस्सा, जिसमें उनके सबसे भरोसेमंद योद्धा शामिल थे, पाटलिपुत्र पर हमले की तैयारी में जुटा था। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना को छापामार युद्ध की तकनीकों में और निपुण किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी छोटी सेना नंद की विशाल सेना से खुले मैदान में नहीं टकरा सकती। चाणक्य ने एक और चाल चली। उन्होंने पाटलिपुत्र के भीतर अफवाहें फैलाई कि धनानंद अपनी जनता को और अधिक करों के बोझ तले दबाने वाला है। इससे जनता में आक्रोश भड़क उठा। कई स्थानीय नेता और व्यापारी चुपके से चंद्रगुप्त के समर्थन में आ गए। चाणक्य ने इन लोगों को हथियार और संसाधन उपलब्ध करवाए ताकि वे सही समय पर विद्रोह कर सकें। ये एक मकड़ी के जाल की तरह था जिसे चाणक्य ने धीरे धीरे बुन लिया था। अब समय आ गया था कि चंद्रगुप्त और उनकी सेना पाटलिपुत्र की ओर बढ़े, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नंद सेना ने पाटलिपुत्र के चारों ओर कई चौकियां बना रखी थी और हर चौकी पर भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे।
चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह पर एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को छोटे छोटे दस्तों में बांट दिया और अलग अलग रास्तों से पाटलिपुत्र की ओर बढ़ने का आदेश दिया। यह रणनीति नंद सेना को भ्रमित करने के लिए थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चंद्रगुप्त का मुख्य हमला कहां से होगा। इस दौरान चंद्रगुप्त को एक अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। नंद सेना के एक सेनापति भद्रसाल ने चंद्रगुप्त की सेना के एक दस्ते पर हमला कर दिया। ये एक भयंकर युद्ध था जिसमें चंद्रगुप्त की सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद युद्ध के मैदान में उतरकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। उनकी वीरता और नेतृत्व ने सैनिकों में नई जान फूंक दी और अंत में वे भद्रसाल को हराने में सफल रहे। ये जीत छोटी थी, लेकिन इसने चंद्रगुप्त की सेना में आत्मविश्वास भर दिया। अब चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के करीब पहुंच चुके थे। चाणक्य ने अंतिम हमले की योजना बनाई। उनकी रणनीति थी पाटलिपुत्र के भीतर और बाहर एक साथ हमला करना। चाणक्य के गुप्तचरों ने शहर के भीतर विद्रोह की योजना बनाई थी, जबकि चंद्रगुप्त की सेना बाहर से हमला करने वाली थी। इसके लिए चाणक्य ने एक खास रात का इंतजार किया। वो रात जब पाटलिपुत्र में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। इस उत्सव में धनानंद और उसकी सेना का ध्यान बंटा हुआ था और ये चंद्रगुप्त के लिए सबसे अच्छा मौका था। जैसे ही वो रात आई, चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र की बाहरी दीवारों पर हमला बोल दिया। उसी समय शहर के भीतर चाणक्य के गुप्तचरों ने विद्रोह शुरू कर दिया। बाजारों में आग लगाई गई और नंद सेना के हथियारों के भंडार नष्ट कर दिए गए। पाटलिपुत्र में अफरातफरी मच गई। धनानंद, जो अपने महल में उत्सव मना रहा था, अचानक इस हमले से घबरा गया। उसने अपनी सेना को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन चाणक्य की चालों ने उसकी सेना को पहले ही कमजोर कर दिया था। चंद्रगुप्त की सेना ने पाटलिपुत्र की दीवारों को तोड़ दिया और शहर में प्रवेश कर लिया। ये एक खूनी युद्ध था जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन चंद्रगुप्त का साहस और उनकी सेना का जोश नंद सेना पर भारी पड़ रहा था। आखिरकार चंद्रगुप्त धनानंद के महल तक पहुंच गए, लेकिन क्या चंद्रगुप्त धनानंद को हरा पाएंगे? क्या वो पाटलिपुत्र पर कब्जा कर मौर्य साम्राज्य की नींव रख पाएंगे? पाटलिपुत्र की सड़कों पर खून बह रहा था और चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना ने नंद वंश के अभेद्य गढ़ में सेंध लगा दी थी। चाणक्य की चतुर रणनीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता ने धनानंद को घुटनों पर ला दिया था, लेकिन अंतिम जीत अभी बाकी थी। धनानंद का महल अब भी सामने खड़ा था और वहां तक पहुंचना चंद्रगुप्त के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी। पाटलिपुत्र में उस रात अंधेरा केवल आसमान में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भी था। चंद्रगुप्त की सेना ने शहर की बाहरी दीवारों को तोड़कर भीतर प्रवेश कर लिया था और चाणक्य के गुप्तचरों ने शहर में विद्रोह की आग भड़का दी थी। नंद सेना भ्रमित और बिखरी हुई थी। धनानंद, जो अपने महल में उत्सव मना रहा था, अब अपने सैनिकों को एकजुट करने की बेकार कोशिश कर रहा था, लेकिन चाणक्य की चालों ने उसकी सेना को पहले ही कमजोर कर दिया था। कई सैनिक और अधिकारी धनानंद का साथ छोड़ चुके थे, क्योंकि चाणक्य ने उनके अविश्वास अविश्वास और डर फैला दिया था। चंद्रगुप्त ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को साथ लिया और महल की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें नंद सेना के कुछ वफादार सैनिकों का सामना करना पड़ा। ये युद्ध छोटा लेकिन भयंकर था। चंद्रगुप्त ने खुद तलवार उठाई और अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। उनकी वीरता देखकर उनकी सेना में नया जोश भर गया। आखिरकार वे महल के मुख्य द्वार तक पहुंच गए। धनानंद ने अपने अंतिम सैनिकों को महल की रक्षा के लिए तैनात किया था, लेकिन चंद्रगुप्त की सेना अब रुकने वाली नहीं थी। उन्होंने महल के द्वार तोड़ दिए और भीतर प्रवेश किया। महल के गलियारों में युद्ध की गूंज थी। चंद्रगुप्त और उनके सैनिक एक एक करके नंद सेना को पीछे धकेलते गए। अंत में वे उस कक्ष तक पहुंचे
जहां धनानंद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। कहा जाता है कि धनानंद ने चंद्रगुप्त को देखकर क्रोध में कहा, तुम एक साधारण बालक हो, तुम्हारा इस सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में जवाब दिया, सिंहासन उसका है जो जनता का विश्वास जीते, न कि वह जो केवल धन और ताकत से राज करे। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। धनानंद को परास्त कर दिया गया और नंद वंश का अंत हो गया। कुछ कथाओं के अनुसार धनानंद को मार दिया गया, जबकि अन्य कहानियों में कहा जाता है कि उसे निर्वासित कर दिया गया। लेकिन एक बात निश्चित थी, पाटलिपुत्र अब चंद्रगुप्त का था। जब सूरज की पहली किरण ने पाटलिपुत्र को छुआ तो शहर में एक नया युग शुरू हो चुका था। चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बिठाया गया और चाणक्य उनके मुख्य सलाहकार बने। लेकिन ये जीत केवल एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये एक सपने की जीत थी। चंद्रगुप्त ने न केवल नंद वंश को हराया, बल्कि जनता के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। उन्होंने घोषणा की कि उनका शासन जनता के कल्याण के लिए होगा, न कि केवल शक्ति और वैभव के लिए। चंद्रगुप्त का पहला काम था पाटलिपुत्र को फिर से संगठित करना। युद्ध ने शहर को तहस-नहस कर दिया था और जनता भयभीत थी। चाणक्य की सलाह पर चंद्रगुप्त ने करों को कम किया और व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने नई सड़कें बनवाई और बाजारों को फिर से जीवंत किया। साथ ही उन्होंने एक नई सेना का गठन शुरू किया, जो न केवल मगध की रक्षा करे, बल्कि पड़ोसी क्षेत्रों में भी शांति स्थापित करे। लेकिन चंद्रगुप्त का सपना केवल मगध तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करते थे जो पूरे भारत को एकजुट करे। इसके लिए उन्हें उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों यानी सल्यूकस जैसे यूनानी शासकों का सामना करना था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सलाह दी कि वे पहले अपने साम्राज्य को मजबूत करें और फिर इन बाहरी शक्तियों से मुकाबला करें। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह मानी और अपने प्रशासन को मजबूत करने में जुट गए। उन्होंने एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था बनाई, जिसमें गुप्तचर, कर अधिकारी और स्थानीय शासक शामिल थे। चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को लागू किया, जिसने मौर्य साम्राज्य को आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्थिर बनाया। चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई सुधार किए, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। चंद्रगुप्त का साम्राज्य अभी छोटा था और इसे विस्तार देने के लिए उन्हें और भी युद्ध लड़ने थे। उत्तर पश्चिम में सल्यूकस की सेना उनकी प्रतीक्षा कर रही थी और दक्षिण में कई छोटे छोटे राज्य अभी भी स्वतंत्र थे। चंद्रगुप्त जानते थे कि एक सच्चा सम्राट वही है जो न केवल युद्ध जीते, बल्कि अपने लोगों के लिए शांति और समृद्धि भी लाए। पाटलिपुत्र पर विजय के साथ उन्होंने न केवल नंद वंश का अंत किया, बल्कि एक नए युग की शुरुआत की। मगध का सिंहासन अब उनका था और चाणक्य की बुद्धिमत्ता उनके साथ थी। लेकिन चंद्रगुप्त का सपना केवल मगध तक सीमित नहीं था। वो एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना करते थे जो पूरे भारत को एकजुट करे और शांति व समृद्धि का प्रतीक बने। पाटलिपुत्र पर कब्जे के बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने पर ध्यान दिया। चाणक्य की सलाह पर उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जो उस समय की सबसे उन्नत व्यवस्थाओं में से एक थी। मौर्य साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें कुशल और वफादार शासकों के अधीन रखा गया। चाणक्य ने एक गुप्तचर तंत्र विकसित किया जो साम्राज्य की हर गतिविधि पर नजर रखता था। यह तंत्र न केवल बाहरी खतरों से बचाता था, बल्कि आंतरिक विद्रोह को भी रोकता था। चंद्रगुप्त ने अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई सड़कें और नहरें बनवाई। पाटलिपुत्र एक बार फिर व्यापार का केंद्र बन गया, जहां सुदूर देशों से व्यापारी मसाले, रेशम और रत्नों के लिए आते थे। चाणक्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर कर व्यवस्था को सरल
और निष्पक्ष बनाया गया, जिससे जनता पर बोझ कम हुआ। चंद्रगुप्त ने यह सुनिश्चित किया कि उनके साम्राज्य में कोई भूखा न रहे, और इसके लिए उन्होंने अनाज भंडार और राहत योजनाएं शुरू की। लेकिन चंद्रगुप्त का सबसे बड़ा लक्ष्य अभी बाकी था। उत्तर पश्चिमी भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारी सल्यूकस की यूनानी सेना का सामना करना। सल्यूकस ने भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर रखा था और अपनी सत्ता को और विस्तार देना चाहता था। चंद्रगुप्त ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया, जिसमें अब हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक शामिल थे। चाणक्य ने सल्यूकस की सेना की कमजोरियों का अध्ययन किया और चंद्रगुप्त को एक ऐसी रणनीति दी जो यूनानी सेना को हैरान कर दे। लगभग 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सल्यूकस की सेनाएं सिंधु नदी के तट पर आमने सामने हुई। ये युद्ध मौर्य साम्राज्य के भविष्य के लिए निर्णायक था। चंद्रगुप्त की सेना ने अपनी छापामार रणनीतियों और युद्ध हाथियों का इस्तेमाल किया, जिसने यूनानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। सल्यूकस, जो यूनानी युद्ध शैली का आदी था, मौर्य सेना की तेजी और चतुराई के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार उसे चंद्रगुप्त के सामने झुकना पड़ा। युद्ध के बाद चंद्रगुप्त और सल्यूकस के बीच एक संधि हुई, जिसे इतिहास में सल्यूकस मौर्य संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि के तहत सल्यूकस ने अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र चंद्रगुप्त को सौंप दिए, जिसमें आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान शामिल था। बदले में चंद्रगुप्त ने सल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए। इस संधि ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और विस्तार दिया और मौर्य साम्राज्य को पश्चिमी सीमाओं तक ले गया। इस जीत के बाद चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की ओर ध्यान दिया। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों के साथ गठबंधन किए और कुछ को युद्ध के जरिए अपने साम्राज्य में मिलाया। उनकी नीति थी, जहां संभव हो शांति से गठबंधन करो और जहां जरूरी हो ताकत का इस्तेमाल करो। इस तरह मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक हो गया। यह भारत का पहला ऐसा साम्राज्य था जो इतना विशाल और एकजुट था। चंद्रगुप्त का शासन केवल युद्ध और विस्तार तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों की रक्षा की और वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाई। उनके शासन में कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन मिला। पाटलिपुत्र में बने स्तंभ और भवन उस समय की स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूने थे। कई सालों तक शासन करने के बाद चंद्रगुप्त ने एक आश्चर्यजनक निर्णय लिया। कहा जाता है कि उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया और अपने अंतिम वर्षों में सांसारिक जीवन को त्याग दिया। कुछ कथाओं के अनुसार वे चाणक्य के साथ मतभेदों के कारण या आध्यात्मिक खोज में श्रवण बेलगोला, आज का कर्नाटक, चले गए। वहां उन्होंने जैन मुनि भद्रबाहु के मार्गदर्शन में तपस्या की और अंततः सल्लेखना, जैन धर्म में स्वेच्छा से शरीर त्यागने की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जीवन यात्रा समाप्त की। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार को मौर्य सिंहासन सौंपा और चाणक्य ने बिंदुसार के शासन में भी अपनी सलाहकारी भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद भी मौर्य साम्राज्य उनके पोते अशोक के शासन में और भी ऊंचाइयों तक पहुंचा। लेकिन ये चंद्रगुप्त ही थे जिन्होंने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने साहस, बुद्धि और दृढ़ संकल्प से न केवल एक साम्राज्य बनाया, बल्कि भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी। उनका नाम आज भी भारत के हर कोने में गर्व के साथ लिया जाता है। ये कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन चंद्रगुप्त की विरासत आज भी जीवित है। उनके सपनों और उनके साम्राज्य की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं, अगर हमारे पास साहस और दृढ़ता हो। चंद्रगुप्त मौर्य, एक नाम, एक किंवदंती और एक प्रेरणा।